हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, एक नई सीरीज से बात करते हैं अवपेड़ा। अवपेड़ा किसे कहते हैं, इसके तत्व कितने, इसकी परिभाषा क्या है, आज की सीरीज में बात करेंगे। आज की सीरीज से यानी आज की वीडियो से आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन तो मिल जाएगा, एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अवपेड़ा है, अवपेड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मोटिवेशन। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटिवस से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव या मोटर, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं सरकाना या चलाना। सरकाना या चलाना। अब ये जो मैंने आपको अर्थ बताया है, ये पाश्चात्य संदर्भों में बताया है। पाश्चात्य संदर्भ का शब्द का अर्थ होता है विदेशी में, यानी इंग्लिश भाषा में। अगर हम भारतीय की बात करें तो भारतीय में इसका अर्थ होता है, भारतीय में, भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ होता है व्यक्ति को आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। समझना, अगर वो पाश्चात्य संदर्भ या विदेशी भाषा में पूछता है कि मोटिवेशन अवपेड़ा किसे कहते हैं, तो अवपेड़ा अंग्रेजी के मोटिवेशन से बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटिवस से हुई है, जिसका अर्थ है मूव, मोटर यानी सरकाना, चलाना। ये पाश्चात्य संदर्भ है। अगर भारतीय संदर्भ की बात करें तो वो व्यक्ति को आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। अब समझना होती क्या है अवपेड़ा। देखो समझना, यहां पर लिखेंगे हम नोट डाल के, अवपेड़ा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या ऊर्जा होती है जो एक व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके, जिससे वह अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त कर सके।
समझना दोस्तों, एक तो बिना हम मोटिवेट हुए किसी लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सपोज अभी आपका जो लक्ष्य है वो सुपर टेट पास करना है, जॉब प्राप्त करना होता है, लेकिन उसके लिए आपको अंदर से मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे तो किसी लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो अपड़ा ही तो कहलाती है, यानी अपड़ा एक ऐसी आंतरिक शक्ति ऊर्जा होती है। हमेशा अपड़ा को अगर आप देखा जाए तो बहुत से लोग ये बताते हैं कि बाह्य भी होती है, आंतरिक भी होती है, लेकिन हमेशा आंतरिक होती है। जब हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं और जब तक हम उस कार्य को करने में हमें कुछ ना कुछ मिल ना जाए तब तक हम उस कार्य को करते नहीं। अगर मैं आपसे किसी काम को करने के लिए बोलूं और आप उस कार्य को करने में अगर आपका फायदा हो रहा है तभी आप उस कार्य को करेंगे, और जब उस कार्य को करेंगे और मोटिवेट होंगे कि इससे मेरा यह फायदा होगा, तो वो कहलाती है हमारी अर्पिड़ा। यानी अर्पिड़ा एक ऐसी आंतरिक शक्ति ऊर्जा होती है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है और वो अपने लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। अगर हम किसी को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे जब प्राप्त कर सकते हैं जब हम अंदर से मोटिवेट होंगे। अगर आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे तो फिर आप उस लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं पा पाएंगे। इसलिए तो उन्होंने कहा है कि मोटिवस लैटिन भाषा की मोटिवस से हुआ है, जिसका अर्थ है सरकाना चलाना। यानी जब हम व्यक्ति को किसी को आंतरिक रूप से प्रेरित करते हैं, आगे धक्का मारते हैं, इधर मैंने लिखा है व्यक्ति को आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। अब दोस्तों इसकी परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी परिभाषा से कंपलसरी एक मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुड की। इन्होंने कहा है अर्पिड़ा किसी कार्य को आरंभ करने, किसी कार्य को आरंभ करने, कॉमा जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। और कैसी है? नियमित करने की प्रक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे फिशर की। इन्होंने कहा है अर्पिड़ा किसी क्रिया की ओर झुकाव या जोर है जिसमें कुछ अंश अभिमुखता एवं निर्देशन का होता है। इन्होंने कहा है फिशर ने। एक और लिख देंगे, एक लिखते हैं वुडवर्थ के। इन्होंने कहा है अर्पिड़ा परिणाम के त्वरित ज्ञान से उत्पन्न होती है। त्वरित ज्ञान से उत्पन्न होती है। समझना, जितना मैंने लिखा है वहां से कंपलसरी आपके एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस है। देखो अर्पिड़ा होती है, अर्पिड़ा को इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटिवस से हुई है, जिसका अर्थ है मूव या मोटर, यानी सरकाना या चलाना। अब अगर उसको भारतीय संदर्भ में पूछे तो व्यक्ति को आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना अर्पिड़ा कहलाती है। और मोटिवेशन दोस्तों हमेशा आंतरिक होती है, हमेशा वो को ध्यान रखना है, क्योंकि अर्पिड़ा एक ऐसी आंतरिक शक्ति ऊर्जा होती है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। वांछित परिवर्तन आएगा, वांछित परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो परिवर्तन हम आपके व्यवहार में लाना चाहते हैं वो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, वो वांछित परिवर्तन कहलाता है। और फिर वांछित परिवर्तन आएगा तो जिसने जो आपने उद्देश्य बना रखा है, जो लक्ष्य आपने बना रखा है, हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। अब इसकी डेफिनेशन से वेरी वेरी कंपलसरी क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। गुड ने क्या कहा है, अल्पना किसी कार्य को आरंभ करने को जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यानी समय समय पर अगर आपको मोटिवेट किया जाए तो जल्दी ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। फिर ने कहा अल्पना किसी क्रिया के झुकाव या जोर है। जब आप किसी कार्य को देखते हैं तो उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उसे झुकाव कहते हैं। झुकाव या जोर है जिसमें कुछ अंश अभिमुखता एवं निर्देशन का होता है। फिर आप उसके हिसाब से देखते हैं, फिर उसे मोटिवेट करने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब अल्पना वुडवर्थ ने कहा कि परिणाम के त्वरित ज्ञान से उत्पन्न होते, त्वरित ज्ञान तत्काल। अगर आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति पेश किया जाए जिसको देखकर हम तुरंत मोटिवेट हों और आपको लगे कि जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर पढ़ते हैं अल्पना के तत्व कितने होते हैं। अल्पना के तत्व 4 होते हैं। कभी कभी योगी सरकार इसको 3 मान लेती है, कभी कभी 4 मान लेती है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वाली वीडियो से कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और भी मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अल्पना के तत्व। हमेशा आपको 4 लगाने हैं। पहला होता है आवश्यकता, दूसरा अंतर्निहित जिसे हम चालक बोलते हैं, तीसरा होता है प्रोत्साहन, और नेक्स्ट होता अभिप्रेरक। ठीक है। अब ये पूछे कि अल्पना के तत्व कितने होते, तो कभी कभी 3 मान लेते, तो कभी कभी 4 मान लेते, लेकिन आपको 4 ही लगाने, राइट आंसर 4 ही होगा। अगर हम इनको देखें शुरू से, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे आवश्यकता। देखो, इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राणी की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति न होने पर प्राणी में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव उत्पन्न होता है जैसे भूख, प्यास, नींद, जिज्ञासा। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं अंतर्निहित चालक। देखो, इन्होंने कहा है प्राणी की आवश्यकता के कारण
उत्पन्न तनाव की स्थिति को चालक कहते हैं। अतः प्राणी की आवश्यकता उसके चालक को जन्म देती है। जैसे भोजन की आवश्यकता से भूख, कोमा पानी की आवश्यकता से प्यास। ठीक है, अब तीसरा और आता है प्रोत्साहन। समझना, ये वेरी वेरी, जिस वस्तु से आवश्यकता और जिस वस्तु से आवश्यकता और चालक की समाप्ति होती है, प्रोत्साहन कहलाता है। प्रोत्साहन कहलाता है। एक और चीज लिखेंगे तब मैं आपको पूरा समझाता हूं, नोट डाल के। ये नोट जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना। आवश्यकता के अभाव में अभिप्रेरणा प्रारंभ नहीं की जा सकती। समझना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा मैंने। अगर ये पूछे पहले के तत्व कितने, तो अभी सबको 4 बताने, यानी पहला आवश्यकता, दूसरा अंतर्निहित जिसको हम चालक बोलते हैं, तीसरा प्रोत्साहन और चौथा होता अभिप्रेरक। समझना, अगर वो आपसे ये पूछे, कभी कभी अभिप्रेरक को मान लेता है तो कभी कभी नहीं मानता है। आपको हमेशा 4 ही लगाने और 4 का ही राइट आंसर मिलेगा। अब क्वेश्चन ये पुटअप जो मैंने नोट में लिखा है, तो यहां से क्वेश्चन पुटअप ये हुआ है कई बार टेट में कि किसके अभाव में, यानी इन चारों में से वो कौन सा तत्व अगर वो नहीं होगा तो एक व्यक्ति मोटिवेट हो ही नहीं सकता, यानी उसको अभिप्रेरणा प्रारंभ हो ही नहीं सकती। तो मैंने नीचे लिखा है कि आवश्यकता के अभाव में, किसके अभाव में, आवश्यकता के अभाव में अभिप्रेरणा प्रारंभ नहीं की जा सकती। किसके अभाव में अभिप्रेरणा प्रारंभ नहीं की जा सकती, आवश्यकता के अभाव में। अब पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है आवश्यकता, यानी प्रत्येक प्राणी कुछ मूलभूत आवश्यकता होती है, जन्मजात जितनी भी होती हैं उनको आवश्यकताओं के रूप में रखा जाता है। जैसे हर किसी की भूख होती है, प्यास होती है, नींद होती है, जिज्ञासा होती है, जो कुछ भी होगा, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता होगी, जो एक जन्मजात होगी, जिसको हम संवेग भी बोल सकते हैं, वो किस में आएंगी, हमारी आवश्यकता है। जिनकी पूर्ति न होने पर प्राणी में तनाव उत्पन्न होता है, वो आवश्यकता कहलाती है। सपोज आपको भूख लग रही है तो मन चलाएगा, बिल्कुल एकदम ऐसे चिड़चिड़ापन होगा, जब तक आपको खाना न मिल जाएगा परेशान होते रहेंगे, ये वाला होगा। अब अंतर्निहित, जिसको मैंने दूसरा नाम क्या लिखा, चालक,
चालक क्या होता है? जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे ड्राइव हम बोलते हैं, जैसे ड्राइव बोलते हैं। अब जैसे प्राणी की आवश्यकता के कारण उत्पन्न तनाव की स्थिति को चालक कहते हैं। सपोज आपको भूख लग रही है, अब भूख लग रही है तो किसको प्राप्त करना चाहेंगे? भोजन को। तो भोजन के कारण जो उत्पन्न हुआ है उसे चालक कहते हैं। यानी भूख की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता से भूख और पानी की आवश्यकता से प्यास। अब समझना इसको, ये थोड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब उसने ये पूछा कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो आवश्यकता और अंतर्निहित की समाप्ति होती है। यानी इसमें से ऐसा कौन सा तत्व जिसके आधार पर एक व्यक्ति में से आवश्यकता और चालक को समाप्त किया जा सकता है। तो जिस वस्तु से आवश्यक चालक की समाप्ति होती है उसे प्रयोजन कहते हैं। सपोज अभी आपका आवश्यकता है सुपर डेट पास करना, ठीक है, सुपर डेट पास करना है तो आपकी आवश्यकता, अब सुपर डेट पास करने के लिए आप कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जब आपका सुपर डेट पास हो जाएगा तो सुपर डेट आपकी आवश्यकता रहेगी नहीं, आप कोचिंग सेल्फ स्टडी करोगे या कोचिंग करोगे नहीं। यानी जिससे हमें फीडबैक मिलेगा, आप मतलब एकदम रिलैक्स मिला कि हमारा सुपर डेट पास हो गया, तो उसे फीडबैक मिलते, पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव मिलता है, उसको हमने क्या बोला है? प्रोत्साहन। अगर ये पूछे किसके अभाव में पीड़ा प्रारंभ नहीं की जा सकती, तो आवश्यकता के अभाव में पीड़ा प्रारंभ नहीं की जा सकती। अभी आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चौथा पढ़ते हैं अप्रेरक। अप्रेरक हमेशा दो प्रकार के होते हैं प्रत्येक प्राणी में, और हमेशा आंतरिक भी होते हैं, बाह्य भी होते हैं। अप्रेरक वो होते हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। सभी आप मान लेते हैं सुपर डेट है, अब सुपर डेट जो आपको दिखाई दे रहा है तो हमें वो प्राप्त करना है। अब प्राप्त करना है तो अप्रेरक कहलाएगा। और लेकिन जिसको प्राप्त करने के लिए हम अंदर से मोटिवेट हो रहे हैं कि भाई हम सुपर डेट पास कर लेंगे तो जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो सैलरी मिलेगी, वो जो अंदर से मोटिवेट हो रहे हैं वो कहलाती है अप्रेरणा। लेकिन जब तक आपके सामने कोई अप्रेरक या उद्दीपक नहीं होगा तब तक आप मोटिवेट हो ही नहीं सकते। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब देखो अप्रेरक जो होते हैं वो प्रत्येक प्राणी में दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है जन्मजात और एक होता है अर्जित। देखो अब जन्मजात कौन कौन से होते हैं? देखो भूख होती है, प्यास, नींद, जिज्ञासा, विश्राम, काम वासना, स्नेह, क्रोध। एक को लिख देता हूं मैं यहां पर समस्त संवेग। कितने हमारे? 14। वो हमेशा जन्मजात में ही आते हैं। इधर आते हैं तो यहां पर अर्जित में कौन कौन से होते हैं? एक होती है मित्रता, उपलब्धि, सत्ता, जिसको हम राजनीति कह सकते हैं, प्रतिष्ठा, सामाजिकता, और एक और आती रुचि। अगर दोस्तों उसने ये पूछा है कि अप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं तो आपको दो प्रकार के बताने, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात कौन कौन से होते हैं? जैसे भूख, प्यास, काम, नींद, जिज्ञासा, काम वासना, क्रोध, भय, डर, ये सब कुछ आते हैं। मैंने एक नाम लिख दिया समस्त संवेग। समस्त संवेग कितने होते हैं? हमारे 14 होते हैं। जितने भी संवेग पाए जाते हैं वो हमारे जन्मजात होते हैं। अब अर्जित की बात करें हम तो एक मित्रता होती है,
उपलब्धि होती है, सत्ता होती है, प्रतिष्ठा होती है, सामाजिकता होती है, रुचि होती है। यानी जब हम स्वार्थ के कारण किसी कार्य को अपनाते हैं वो अर्जित प्रेरक कहलाता है, और जो हमारे स्वतः ही होते हैं वो जन्मजात कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं इसके सिद्धांत। अभी आप इसको नोट कर लीजिए। इसके सिद्धांत से कंपलसरी क्वेश्चन बहुत पूछा रहा है, मैस्लो वाला पूछा रहा है, आवश्यकता की मांग का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने। कितने पद बताए? 4 पद बताए। वो बहुत पूछा जा रहा है, तो अभी उसको पढ़ते हैं। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखो सिद्धांत। अब सिद्धांत में पहला हम दोस्तों बात करते हैं। पहला, आवश्यकता या अंतर्निरोध का सिद्धांत, इसके जनक हैं हल। दूसरा बात करते हैं क्षेत्र का सिद्धांत, जीवन दायरा का सिद्धांत, लाइफ स्पेस का सिद्धांत। इन तीनों के जनक हैं कर्ट लेवन। ठीक है दोस्तों। तीसरा आता है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इसके जनक हैं मैकडूगल। नेक्स्ट आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके जनक है सिगमंड फ्राइड। एक लास्ट में आता है आवश्यकता की मांग का सिद्धांत। इसके जनक है अब्राहम मैस्लो। अब अब्राहम मैस्लो थोड़ा जरा इंपोर्टेंट है, इसके पद भी हैं, समझना। अगर वो पूछता कि अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता की मांग के सिद्धांत में कितने पद बताए हैं, तो 5 पद बताए। अब 5 पद कौन कौन से होते हैं, थोड़ा इसको हम इधर लिख रहे हैं, समझना। अब 5 पद कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम चलेंगे यहां से शारीरिक या जैव की मांग। दूसरा चलेंगे हम सुरक्षा की मांग। तीसरा चलेंगे हम सामाजिक मांग। नेक्स्ट चलेंगे सम्मान की मांग। और लास्ट में चलेंगे आत्मानुभूति। ये 5 पद बताए हैं मैस्लो ने। अब इसमें एक और चीज और आती है कि इस वाले स्तर को उन्होंने माना है निम्न स्तर, और इस वाले स्तर को मानना है उच्च स्तर। ये हमेशा आपको ऐसे करना है। चलता ऐसे।
अब समझे इसको। अब उसने पूछा अवपेड़ा के सिद्धांत कितने, तो 5 है। पहला है आवश्यकता अंतर्निहित का सिद्धांत, हल है। क्षेत्र का सिद्धांत, जीवन धारा का सिद्धांत, लैप्लास के सिद्धांत को हम एक ही नाम से जानते हैं, वो कहलाता हमारा कार्ट लेविन। यानी क्षेत्र का सिद्धांत, जीवन धारा का सिद्धांत, लैप्लास के सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं, कार्ट लेविन के नाम से। अब उसने पूछा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, मैकडोगल। मूल प्रवृत्ति कितनी होती है हमारी, 14 होती है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने, जो पिछले सुपर टेट में इसके जनक पूछेंगे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, सिगमंड फ्रायड, जो हम ये आपको आगे से पढ़ेंगे। अब आवश्यकता की मांग का सिद्धांत, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता की मांग का सिद्धांत किसने बताया, अब्राहम मैस्लो ने बताया है। और अब्राहम मैस्लो ने इस पद में सिद्धांत में कितने प्रयोग है, 5, जो हमने इधर डिफाइन किए। पहला आता शारीरिक या जैविक की मांग, फिर उसके बाद आता सुरक्षा की मांग, फिर उसके बाद आता सामाजिक की मांग, फिर उसके बाद सम्मान की मांग, और फिर उसके बाद आत्मानुभूति। अब देखो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि अब्राहम मैस्लो ने अपने मांग के सिद्धांत में कितने पद बताए, 5। अब्राहम मैस्लो ने अपने मांग के सिद्धांत में सबसे निम्न स्तर किसको माना है, तो शारीरिक या जैविक की मांग। सबसे उच्च स्तर किसको माना गया, आत्मानुभूति। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो पूछा भी गया है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला होता है कि आवश्यकता की मांग के सिद्धांत में अब्राहम मैस्लो का सबसे उच्च स्तर का पद कौन सा है, तो इसके साथ में एक और ऑप्शन बना के देता, आत्माभिव्यक्ति, जो आपको कभी लगानी नहीं है, सिर्फ आत्मानुभूति होती है। एक होता आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि भी नहीं लगानी है। मैं नोट डाल के इधर लिख दे रहा हूं, अब देख लेना, नोट डाल के इधर देखो। मैस्लो ने अपने सिद्धांत में आत्मव्यक्ति हुआ, आत्मसिद्धि पद नहीं बताए हैं। यानी ये तो शब्द बहुत आते हैं, आपको देख लेना, मैं अभी इनको कर दे रहा हूं। यानी मैस्लो ने अपने सिद्धांत में आत्मभिव्यक्ति और आत्मसिद्धि पद नहीं बताए। अब उसने पूछा कि मैस्लो के सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर कौन सा है, तो आत्मव्यक्ति भी शब्द होगा, आत्मसिद्धि भी होगा और आत्मानुभूति। तो राइट आंसर आपको कौन सा लगाना है, आत्मानुभूति, क्योंकि आपको आत्मसिद्धि भी उच्च स्तर का लगता है और आत्माभिव्यक्ति भी लगता है, जबकि मैस्लो ने कौन सा होता है, आत्मानुभूति शब्द होता है। ये है दोस्तों अवपेड़ा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।